लीजिए सुनिए, देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 12वें भाग के 8वें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। उन लोगों ने वो बंधी बंधाई गठरी तो उसी जगह छोड़ दी और बीच वाले कमरे के दरवाजे पर पहुंचे, जिसमें ताला बंद था। एक आदमी ने लोहे की सलाई के सहारे ताला खोला और इसके बाद सब के सब उस कमरे के अंदर जा पहुंचे। ये कमरा इस समय भी हर तरह से सजा और अमीरों के रहने लायक बना हुआ था। पहले तो उन आदमियों ने मशाल की रोशनी में वहां की हर एक चीज को अच्छी तरह गौर से देखा और इसके बाद सभी ने मिलकर वहां का फर्श, जो जमीन पर बिछा हुआ था, उठा डाला। यहाँ की जमीन संगमरमर के चौखूटे पत्थर के टुकड़ों से बनी हुई थी, जिसे देख एक ने कहा, अगर हम लोगों का अंदाज ठीक है और वास्तव में इसी कमरे का पता हम लोगों को दिया गया है, तो यहाँ की जमीन में सुराख करना कोई बड़ी बात नहीं है। 2-4 पत्थर उखाड़ने से सहज ही में काम चल जाएगा। दूसरा, बेशक ऐसा ही है, मगर मैं समझता हूं कि थोड़ी देर रुक कर बाबा जी की राह देखना उचित होगा। तीसरा, अजी अपना काम करो, इस रुका रुकी में रात बीत जाएगी तो मुफ्त में मारे जाएंगे। पहला, मारे क्यों जाएंगे? यहां है ही कौन जो हम लोगों को गिरफ्तार करेगा? तीसरा, कुछ रुककर और बाहर की तरफ कान लगाकर, किसी के आने की आहट मालूम होती है। चौथा, ध्यान देकर, ठीक तो है, मगर सिवाय बाबा जी के और होगा ही कौन? तीसरा, लीजिए आ ही तो गए। चौथा, हमने कहा था कि बाबा जी होंगे। इतने ही में 2 आदमियों को साथ लिए बाबा जी भी वहां आ पहुंचे। वही बाबा जी जो माया रानी के तिलिस्मी दरोगा थे। उनके साथ में एक तो माया रानी थी और दूसरा आदमी पटने का सूबेदार वही शेर अली खां था, जिसकी लड़की गौहर का हाल ऊपर के किसी बयान में लिखा जा चुका है। माया रानी इस समय अपने चेहरे पर नकाब डाले हुए थी, मगर उसकी पोशाक जनाने ढंग की और उसी शान शौकत की थी जैसी कि उन दिनों पहना करती थी, जब तिलिस्म की रानी कहलाने का उसे हक था और अपने ऊपर किसी तरह की आफत आने का शानो गुमान भी न था। हम इस जगह थोड़ा सा हाल तेज सिंह का लिख देना भी उचित समझते हैं। कमला की जुबानी समाचार पाकर तेज सिंह तुरंत तैयार हो गए और तारा सिंह वगैरह अय्यारों को साथ लिए हुए महल के उस हिस्से में पहुंचे जिसमें ऊपर लिखी कार्रवाई हो रही थी। उन 5 बदमाशों को कमरे के अंदर जाते हुए तेज सिंह ने देख लिया था, इसलिए वे छिपते हुए पिछली राह से कमरे की छत पर चढ़ गए। छत के बीचों बीच में जमीन से 2 हाथ ऊंचा एक रोशनदान बना हुआ था, जिसके जरिए कमरे के अंदर रोशनी और कुछ धूप भी पहुंचा करती थी। उस रोशनदान में चारों तरफ बिल्लौरी शीशे इस ढंग के लगे हुए थे जिन्हें जब चाहे खोल और बंद कर सकते थे। तारा सिंह तो हिफाजत के लिए हाथ में नंगी तलवार लिए सीढ़ी पर खड़े हो गए और तेज सिंह, देवी सिंह तथा भैरव सिंह उसी रोशनदान की राह से कमरे के अंदर का हाल देखने और उन शैतानों की बातचीत सुनने लगे। अब हम फिर कमरे के अंदर का हाल लिखते हैं। बाबा जी ने आने के साथ ही उन 5 आदमियों की तरफ देख के कहा, अभी तक तुम लोग सोच विचार में ही पड़े हो। एक, अनजान जगह में हम लोग कौन काम जल्दी के साथ कर सकते हैं? खैर, अब ये बताइए कि यही जमीन खोदी जाएगी या कोई और? बाबा जी, हाँ, यही जमीन खोदी जाएगी, बस जल्दी करो, रात बहुत कम है। सिर्फ 8-10 पत्थर उखाड़ो, 2 हाथ से ज्यादा मोटी छत नहीं है। दूसरा, बात की बात में सब काम ठीक किए देता हूं, कोई हर्ज नहीं। इतना कहकर उन लोगों ने जमीन खोदने में हाथ लगा दिया और बाबा जी, माया रानी तथा शेर अली खां में ये बातचीत होने लगी। माया रानी, जिस राह से हम लोग आए हैं उसी राह से अपने फौजी सिपाहियों को भी ले आते तो क्या हर्ज था? बाबा जी, तुम बाज दफे बच्चों की सी बात करती हो। एक तो वो तिलिस्मी रास्ता इस लायक नहीं कि उस राह से हम सैकड़ों फौजी आदमियों को ला सकें। क्या जाने किससे क्या गलती हो जाए या कैसी आफत आ पड़े। सिवाय इसके सैकड़ों बल्कि हजारों आदमियों पर तिलिस्मी गुप्त भेदों का प्रकट कर देना क्या मामूली बात है? अगर ऐसा होता तो बुजुर्ग लोग जिन्होंने इस किले और तिलिस्म को तैयार किया है, ये रास्ता क्यों बनाते जिसे इस समय हम लोग खोद रहे हैं? इसे भी जाने दो। सबसे भारी बात सोचने की यह है कि इस तिलिस्मी रास्ते से जिधर से हम लोग आए हैं, हमारी फौज इस किले में तब पहुंच सकती है जब वो इस पहाड़ के ऊपर चढ़ाए, मगर ये कब हो सकता है कि हजारों आदमी इस पहाड़ पर चढ़ावें और किले वालों को खबर तक न हो? ऐसा होना बिल्कुल असंभव है। मगर जब हम इस रास्ते को खोल देंगे
तो हमारे फौजी सिपाहियों को पहाड़ पर चढ़ने की जरूरत न रहेगी, क्योंकि इसका दूसरा मुहाना जस नदी के किनारे पड़ता है, जो इस पहाड़ के नीचे कुछ हटकर बहती है। माया रानी, तो क्या यहां से उस नदी तक जाने के लिए पहाड़ के अंदर ही अंदर सीढ़ियां बनी हुई हैं? बाबा जी, बेशक ऐसा ही है। रास्ते के बारे में इस किले की अवस्था ठीक देवगढ़ की तरह समझनी चाहिए। देवगढ़ का किला हैदराबाद दक्षिण लगभग 300 मील के उत्तर और पश्चिम के कोने में है। ये किला बहुत ऊंची पहाड़ी के ऊपर विचित्र ढंग का बना हुआ है, जिसे देखने से आश्चर्य होता है। पहाड़ का बहुत बड़ा भाग छील छाल कर दीवार की जगह पर कायम किया गया है। पहाड़ के चारों तरफ एक खाई है, उसके बाद तिहरी दीवार है। अंदर जाने का रास्ता किसी तरफ से मालूम नहीं होता। शहर उन तीनों दीवारों के बाहर बसा हुआ है और शहर के शहर पनाह की बड़ी मजबूत दीवार है। पहाड़ काटकर अंदर किले में जाने के लिए उसी तरह की सीढ़ियां बनी हुई हैं जैसे किसी बुर्ज या धरहरे के ऊपर चढ़ने के लिए होती हैं। उसी राह से जानकार आदमी का भी बिना मशाल की रोशनी के सीढ़ियां चढ़कर किले के अंदर जाना बहुत मुश्किल है। किले के अंदर जहां वो रास्ता समाप्त हुआ है, उसके मुंह पर भारी लोहे का तवा इसलिए रखा हुआ है कि यदि कदाचित दुश्मन इस रास्ते में घुस भी आवें तो तवे के ऊपर सैकड़ों मन लकड़ियां रखकर आग जला दी जाए, जिसमें उसकी गर्मी से दुश्मन अंदर ही अंदर जल मरे। इस किले में पानी के कई हौज हैं और 160 फुट ऊंचा एक बुर्ज भी है, जिस पर से दूर दूर तक की छटा दिखाई देती है। ये किला अभी तक देखने लायक है। देखने से अक्ल दंग होती है। मुमकिन नहीं कि कोई इसे लड़कर फतह कर सके। 14वीं सदी में दिल्ली का बादशाह मोहम्मद तुगलक दिल्ली उजाड़ के वहां की रियाया को इसी देवगढ़ में बसाने के लिए ले गया था और देवगढ़ का नाम दौलताबाद रखकर इसे अपनी राजधानी कायम किया था। परंतु अंत में उसे पुनः लौटकर दिल्ली आना पड़ा। देवगढ़ के इर्द गिर्द कई स्थान अब भी देखने योग्य हैं, जैसे कि एलोरा की गुफा इत्यादि, जिसका आनंद देशाटन करने वालों को ही मिल सकता है। बाबा जी, मैं जहां तक ख्याल करता हूं, ये रोहतासगढ़ का किला और वो देवगढ़ का किला एक ही आदमी का बनवाया हुआ है। माया रानी, तो क्या फौज के सिपाही भीतर ही भीतर इस छत को नहीं तोड़ सकते थे, जो दूसरी राह से आकर हम लोगों को ये काम करना पड़ा? बाबा जी, नहीं, इसका एक खास सबब और भी है, जो इस समय छत के नीचे जाने ही से तुम्हें मालूम हो जाएगा। शेर अली खां की तरफ देख के, मैं समझता हूं आपकी फौज उस नदी के किनारे नियत स्थान पर पहुंच गई होगी। शेर अली खां, जरूर पहुंच गई होगी। केवल हम लोगों के जाने की देर है। मगर अफसोस यही है कि अब रात बहुत कम रह गई है। बाबा जी, कोई हर्ज नहीं। आजकल इस बाग में बिल्कुल सन्नाटा रहता है। कोई झांकने के लिए भी नहीं आता। मगर पहर दिन चढ़े तक भी हमारी फौज यहां तक आ पहुंचे तो किसी को पता न लगेगा और बात की बात में ये किला अपने कब्जे में आ जाएगा। बड़ी खुशी की बात तो यह है कि आजकल किशोरी, कामनी, लाडली और तारा भी इसी किले में मौजूद हैं। इतने ही में बाहर की तरफ से आवाज आई, तारा मत कहो, लक्ष्मी देवी कहो, क्योंकि अब तारा और लक्ष्मी देवी में कोई भेद नहीं रहा। आश्चर्य से बाबा जी, माया रानी, शेर अली खां और उन 5 आदमियों की निगाह, जो जमीन खोदने में लगे हुए थे, दरवाजे की तरफ घूम गई और उन्होंने एक विचित्र आदमी को कमरे के अंदर आते देखा। हमारे अय्यार लोग भी, जो छत के ऊपर रोशनदान की राह से झांक कर देख रहे थे, ताज्जुब के साथ उस आदमी की तरफ देखने लगे। इस विचित्र आदमी का तमाम बदन बेशकीमत स्याह पोशाक और फौलाद जर्रह, मोजे और जाली इत्यादि से ढका हुआ था। केवल चेहरे का हिस्सा फौलादी जालीदार बारीक नकाब के अंदर से झलक रहा था, मगर वो इतना ज्यादा काला था और लाल तथा बड़ी बड़ी आंखें ऐसी चमक रही थी कि देखने से डर मालूम होता था। ये आदमी बहुत ही ताकतवर है, इसका अंदाज तो केवल इतने ही से मिल सकता था कि उसके बदन पर कम से कम 2 मन लोहे का सामान था और उसकी चाल बहुत गंभीर तथा निडर बहादुरों की सी थी। ढाल, तलवार और खंजर के सिवाय और कोई हरबा उसके पास दिखाई न देता था। इस विचित्र आदमी के आते ही ताज्जुब के साथ ही साथ डर भी सभी के दिल पर छा गया और बाबा जी ने घबराई आवाज में इस आदमी से पूछा, आप कौन हैं? आदमी, हम जिन्न हैं। बाबा जी, मैं नहीं समझता कि जिन्न किसे कहते हैं।
आदमी। जिन्न उसको कहते हैं जो सब जगह पहुंच सके, भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों का हाल जाने, कोई हरबा उस पर असर न करे और जो किसी के मारने से न मरे। बाबा जी ताज्जुब से, तो क्या ये सब गुण आप में हैं? जिन्न। बेशक। बाबा जी मैं कैसे समझूं? जिन्न। आजमा के देख लो। बाबा जी तो उस जिन्न से बातें कर रहे थे, मगर माया रानी और शेर अली खां का डर के मारे कलेजा सूख रहा था। माया रानी तो औरत ही थी, मगर शेर अली खां बहादुर होकर डर के मारे कांप रहा था। इसका सबब शायद ये हो कि मुसलमान लोग जिन्न का होना वास्तविक और सच मानते हैं। जो हो, मगर बाबा जी अर्थात दारोगा को जिन्न की बात का विश्वास नहीं हो रहा था। फिर भी जिस समय उसने कहा कि आजमा के देख लो, तो उस समय दारोगा भी बेचैन हो गया और सोचने लगा कि इसे किस तरह आजमावे। जिन्न। शायद तुम सोच रहे हो कि इस जिन्न को किस तरह आजमावे, क्योंकि तुम्हारे पास कोई जरिया आजमाने का नहीं है। अच्छा, हम खुद अपनी बात का सबूत देते हैं, लो समझ जाओ। इतना कहकर उस जिन्न ने अपना बदन झाड़ा और अंगड़ाई ली। इसके बाद ही उसके तमाम बदन में से आग की चिंगारियां निकलने लगी और इतनी ज्यादा चमक पैदा हुई कि सभी की आंखें चौंधियाने लगी। ये चिंगारियां और चमक उस फौलादी जर्रा और जाल में से निकल रही थी जो वो अपने बदन में पहने हुए था। ये हाल देखकर माया रानी, शेर अली खां और पांचों आदमी घबरा गए, मगर दारोगा को फिर भी विश्वास न हुआ। तिलिस्मी खंजर की तरह उसके जर्रा और जाल में भी किसी प्रकार का तिलिस्मी असर ख्याल करके उसने अपने दिल को समझा लिया और कहा, खैर इससे हमें कोई मतलब नहीं, आप ये कहिए कि यहां किस काम से आए हैं? जिन्न चिंगारियों और चमक को बंद करके, तुम लोगों की हरामजदगी का तमाशा देखने और तुम लोगों के कामों में विघ्न डालने के लिए। दारोगा। ये तो मैं खूब जानता हूं कि तुम ना तो जिन्न हो और ना शैतान ही, बल्कि कोई धूर्त तैयार हो। ये सामान जो तुम्हारे बदन पर है तिलिस्मी है और सहज में तुम्हें कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता। मगर साथ ही इसके ये भी समझ रखो कि मैं तिलिस्म का दारोगा हूं और 40 वर्ष तक तिलिस्म का इंतजाम करता रहा हूं। जिन्न जोर से हंसकर, बेईमान, हरामखोर, उल्लू का पट्टा कहीं का। दारोगा गुस्से से, बस जुबान संभाल कर बातें करो। जिन्न। अबे जा दूर हो सामने से। 40 वर्ष तक तिलिस्म का इंतजाम करता रहा। तेरे ऐसे बेईमान और मालिक की जान लेने वाले भी अगर तिलिस्मी कारखाने को जानने की डींग हाके तो बस हो चुका। बस अब बेहतरी इसी में है कि तुम यहां से चले जाओ और जो किया चाहते हो उसका ध्यान छोड़ो, नहीं तो अच्छा ना होगा। इतना कहकर उसने शेर अली खां, माया रानी और उन पांचों आदमियों की तरफ भी देखा जिस मकान में पहले आए थे। दारोगा ने क्षण भर तो कुछ सोचा और फिर शेर अली खां की तरफ देख के बोला, क्या एक अदना अय्यार मक्कारी करके हम लोगों का बना बनाया खेल चौपट कर देगा? देख क्या रहे हो, मारो इस कमबख्त को, बचकर जाने ना पावे। शेर अली खां पहले तो कुछ सहमा हुआ था, मगर दारोगा की बातचीत ने उसे निडर कर दिया और जिन्न का ख्याल छोड़ उसने भी कुछ कुछ यकीन कर लिया कि ये कोई अय्यार है। आखिर उसने म्यान से तलवार निकाल ली और उन पांचों आदमियों की तरफ जो जमीन खोदने के लिए आए थे कुछ इशारा करके जिन्न के ऊपर हमला किया। जिन्न ने इसकी कुछ भी परवाह न की और बड़े गंभीर भाव से चुपचाप खड़ा रहा तथा शेर अली खां के हमले को बर्दाश्त कर गया। मगर शेर अली खां के हमले का नतीजा कुछ भी न निकला, क्योंकि उसकी तलवार आवाज देती हुई जमीन पर गिर पड़ी। इसके साथ ही उन 5 आदमियों ने भी जिन्न पर हमला किया, मगर जिन्न ने इसकी भी कुछ परवाह न की, बल्कि शेर अली खां के गले में हाथ डाल तथा पैर की आड़ लगाकर ऐसा झटका दिया कि वो किसी तरह संभल न सका और जमीन पर गिर पड़ा। जिन्न उसकी छाती पर सवार हो गया और जोर से बोला, खबरदार मुझ पर कोई हमला न करे। कोई मेरी तरफ बढ़ा और मैंने शेर अली खां का सिर काटकर अलग किया। मालूम होता है कि वे पांचों आदमी शेर अली खां ही के नौकर थे, क्योंकि उसी के इशारे से जिन्न पर हमला करने के लिए तैयार हो गए थे और जब उसी को जिन्न के नीचे मजबूर देखा तो ये सोचकर कि कदाचित हम लोगों के हमला करने से नाराज होकर जिन्न उसका सिर काट ही न ले, हमला करने से रुक गए और पीछे हटकर ताज्जुब की निगाहों से उस विचित्र व्यक्ति को देखने लगे जिसने अपना नाम जिन्न रखा था। साथ ही इसके डर और आश्चर्य ने माया रानी और दारोगा के पैर भी वहीं चिपका दिए। जब हमला करने वाले अलग हो गए तो जिन्न ने नरमी के साथ शेर अली खां से कहा, जो उसके नीचे दबा हुआ मजबूर पड़ा था और जीवन की आशा छोड़ चुका था,
मुझे आपसे किसी तरह की दुश्मनी नहीं और न मैं आपकी जान ही लिया चाहता हूं। सिर्फ दो बात आपसे पूछना चाहता हूं, लेकिन अगर इसमें किसी तरह के हीले और हुज्जत को जगह मिलेगी तो लाचार रहम भी न कर सकूंगा। शेर अली खां, वे कौन सी दो बातें हैं? जिन्न, एक तो जो कुछ मैं इस समय आपसे पूछूं उसका जवाब एकदम सच सच दीजिए। शेर अली खां ने सिर हिला दिया, मानो स्वीकार किया। जिन्न, दूसरी बात मैं अपने सवालों के अंत में कहूंगा। शेर अली खां, बहुत अच्छा, इन्हें भी पूछ डालिए। जिन्न, आपने इस कमबख्त मुंदर का साथ क्यों दिया, जिसने अपने को माया रानी के नाम से मशहूर कर रखा है? मुंदर शब्द में जादू का असर था, जिसने माया रानी और दरोगा के कलेजे को दहला दिया। ये एक ऐसी गुप्त और भेद की बात थी जिसके सुनने के लिए दोनों तैयार ना थे और ना यहां सुनने की उन दोनों को आशा ही थी। शेर अली खां ताज्जुब से, मुंदर? जिन्न, हां मुंदर। आप ये न समझिए कि ये आपके दोस्त बलभद्र सिंह की लड़की है। शेर अली खां, तो क्या ये हमारे दोस्त के दुश्मन हेला सिंह की लड़की मुंदर है? जिन्न, जी हां। शेर अली खां जोश के साथ, बस आप मेहरबानी करके मुझे छोड़ दीजिए। अगर आप बहादुर हैं और आपको बहादुरी का दावा है तो मुझे छोड़िए। मैं कसम खाकर कहता हूं कि अगर आपकी ये बात सच निकली तो आपकी गुलामी अपनी इज्जत का सबब समझूंगा। जिन्न तुरंत उसकी छाती पर से उठकर अलग हो गया और माया रानी तथा दारोगा की सूरत गौर से देखने लगा, जिनके चेहरे का रंग गिरगिट की तरह बदल रहा था। शेर अली खां उठकर खड़ा हो गया और गुस्से भरी आंखों से माया रानी की तरफ देखकर बोला, इस बहादुर ने, जिन्न की तरफ इशारा करके, जो कुछ कहा क्या वो ठीक है? माया रानी, झूठ, बिल्कुल झूठ। जिन्न, शायद मुंदर को इस बात की खबर नहीं कि असली माया रानी अर्थात लक्ष्मी देवी का बाप प्रकट हो गया है और बीरेंद्र सिंह के अय्यारों के सामने ही वो अपनी लड़की लक्ष्मी देवी से मिला, जो तारा के नाम से कमलनी के मकान में इस तरह रहती थी कि कमलनी को भी अब तक उसका हाल मालूम न होने पाया था। और इस समय बलभद्र सिंह और लक्ष्मी देवी इस रोहतासगढ़ किले के अंदर मौजूद भी हैं। शेर अली खां से, मैं समझता हूं कि तुम उनसे मिलना खुशी से पसंद करोगे और मुलाकात होने पर सच झूठ का शक भी न रहेगा। अच्छा, अब मैं जाता हूं, तुम जो मुनासिब समझो करो। शेर अली खां, सुनिए, वो दूसरी बात तो आपने कही ही नहीं। जिन्न, अब इस समय उसके कहने की कोई जरूरत नहीं मालूम पड़ती, फिर देखा जाएगा। इतना कह जिन्न तो वहां से रवाना हो गया और इन सभी को परेशानी की हालत में छोड़ गया। माया रानी और दारोगा की इस समय अजब हालत थी। मौत की भयानक सूरत उनकी आंखों के सामने दिखाई दे रही थी। तमाम बदन सनसना रहा था, सिर में चक्कर आ रहे थे, पैरों में इतनी कमजोरी आ गई थी कि खड़ा रहना मुश्किल हो गया था। यहां तक कि दोनों जमीन पर बैठ गए और अपनी बदकिस्मती का इंतजार करने लगे। जिन्न के चले जाने के बाद शेर अली खां ने माया रानी की तरफ देख के कहा, तूने तो केवल एक ही कलंक का टीका अपने माथे पर दिखाया था, जिस पर मैंने इसलिए विशेष ध्यान नहीं दिया कि तू मेरे दोस्त की लड़की है, मगर अब तो एक ऐसी बात मालूम हुई है जिसने मुझे तड़पा दिया, मेरे कलेजे में दर्द पैदा कर दिया, रंजो गम का पहाड़ मेरे ऊपर डाल दिया। अफसोस, बलभद्र सिंह मेरा लंगोटिया दोस्त और लक्ष्मी देवी मेरी मुंह बोली लड़की। हाँ, राजा गोपाल सिंह से मुझे कोई ऐसा सरोकार न था, सिवाय इसके कि वो मेरे दोस्त का दामाद था। निस्संदेह ये सब काम इसी कमबख्त दारोगा की मदद से किया होगा। मुंदर खड़ी होकर, बड़े अफसोस की बात है कि तुमने एक मामूली आदमी की झूठी बातों पर विश्वास करके मेरी तरफ कुछ भी ध्यान न दिया और न अपनी तथा उसकी बर्बादी का ही कुछ ख्याल किया, जिसके साथ तुमने कई काम करने के लिए कस्में खाई थी। शेर अली, खैर, मैं थोड़ी देर के लिए तेरी बात माने लेता हूं कि वो एक झूठा और मामूली आदमी था, मगर इस बात का पता लगाना कौन कठिन है कि इस वक्त इस किले के अंदर बलभद्र सिंह हैं या नहीं। मुंदर, उस बनावटी जिन्न ने तुम्हें धोखा दिया। जब उसने देखा कि वो अकेले हम लोगों को गिरफ्तार नहीं कर सकता तो ये चालबाजी खेली जिसमें तुम मेरे बाप बलभद्र सिंह का पता लगाने के लिए, जिसे मरे हुए एक जमाना बीत गया है, इस किले वालों से मिलकर गिरफ्तार हो जाओ और अपने साथ हम लोगों को भी बर्बाद करो।
अगर तुमको उसकी सच्चाई पर ऐसा ही दृढ़ विश्वास है तो हम लोगों को इस किले के बाहर पहुंचा दो और तब जो जी में आवे सो करो। शेर अली, जब मुझे उसकी बातों पर विश्वास ही है तो तुझे यहां से राजी खुशी के साथ क्यों जाने दूंगा, जिसने हजारों आदमियों को धोखे में डालकर बर्बाद किया और मुझे प्रतापी राजा बीरेंद्र सिंह के साथ दुश्मनी करने के लिए तैयार किया। मुंदर, तुमने मुफ्त में मेरा साथ देना स्वीकार नहीं किया। तुमने मेरे बाप बलभद्र सिंह की दोस्ती का ख्याल नहीं किया, बल्कि तुमने उस दौलत की लालच में पड़कर मेरा साथ दिया जिसने तुम्हें अमीर ही नहीं बल्कि जिंदगी भर के लिए लापरवाह कर दिया। मेरे बाप बलभद्र सिंह के साथ तुमको मोहब्बत थी, ये बात तो मैं तब समझूं जब सब मेरी दौलत मुझे वापस कर दो। ये भला कौन भलमनसी की बात है कि मेरी कुल जमा पूंजी लेकर मुझे कंगाल बना दो और अंत में यों धोखा देकर बर्बाद करो। शेर अली हंसकर ये किसी बड़े बाहरी बेवकूफ का काम है कि अपने घर में आई दौलत को फिर निकाल बाहर करे, तिस पर भी ऐसे नालायक की दौलत जिसने एक नहीं बल्कि सैकड़ों खून किए हों। मुंदर क्रोध में आकर, तो क्या तुम अपने मन की ही करोगे? शेर अली, बेशक। मुंदर, अच्छा तो मैं जाती हूं, जो तुम्हारे जी में आवे करो। शेर अली, ऐसा नहीं हो सकता। इतना सुनते ही माया रानी ने तिलिस्मी खंजर कमर से निकाल लिया और शेर अली खां की तरफ बढ़ा ही चाहती थी कि सामने के दरवाजे से आता हुआ फिर वही जिन्न दिखाई पड़ा। जिन्न माया रानी की तरफ इशारा करके, इसके कब्जे से तिलिस्मी खंजर ले लेना मैं भूल गया था, क्योंकि जब तक ये खंजर इसके पास रहेगा ये किसी के काबू में ना आएगी। ये कहकर उसने माया रानी की तरफ हाथ बढ़ाया और माया रानी ने वो खंजर उसके बदन के साथ लगा दिया, मगर उस पर इसका असर कुछ भी न हुआ। जिन्न ने माया रानी के हाथ से खंजर छीन लिया तथा अंगूठी भी निकाल ली और इसके बाद फिर बाहर का रास्ता लिया। दारोगा और जितने आदमी वहां मौजूद थे सब आश्चर्य और डर के साथ मुंह देखते ही रह गए, कोई एक शब्द भी मुंह से न निकाल सका। अब इस जगह हम पुनः थोड़ा सा हाल उन अय्यारों का लिखना चाहते हैं जिस कमरे की छत पर बैठे सब तमाशा देख और सभी की बातें सुन रहे थे। शेर अली खां को छोड़कर जब वो जिन्न कमरे के बाहर निकला तो उसी समय तेज सिंह छत के नीचे उतरे और इस फिक्र में आगे की तरफ बढ़े कि जिन्न का पीछा करे, मगर जब ये छिपते हुए सदर दरवाजे के पास पहुंचे जिधर से वो जिन्न आया और फिर लौट गया था, तो उन्होंने और भी कई बातें ताज्जुब की देखी। एक तो ये कि वो जिन्न लौटकर चला नहीं गया, बल्कि अभी तक दरवाजे की बगल में छिपा हुआ खड़ा है और कान लगाकर सब बातें सुन रहा है। दूसरे ये कि जिन्न अकेला नहीं है, बल्कि उसके साथ ही एक आदमी और भी है जो स्याह नकाब से अपने को छिपाए हुए और हाथ में एक नंगी तलवार लिए है। जब ये जिन्न दोहरा कर कमरे के अंदर गया और माया रानी से तिलिस्मी खंजर छीनकर फिर बाहर चला आया तो अपने साथी को लिए हुए बाग की तरफ चला और कुछ दूर जाने के बाद अपने साथी से बोला, आओ भूतनाथ, अब तुमको फिर उसी कैद खाने में छोड़ आवें जिसमें राजा बीरेंद्र सिंह के अय्यारों ने तुम्हें कैद किया था, और उसी तरह हथकड़ी बेड़ी तुम्हें पहना दें जिसमें उन लोगों को इस बात का गुमान भी न हो कि भूतनाथ को कोई छुड़ा ले गया था। भूतनाथ, बहुत अच्छा, मगर ये तो कहिए कि अब मेरी क्या दशा होगी? जिन्न, दशा क्या होगी? मैं तो कह ही चुका हूं कि तुम हर तरह से बेफिक्र रहो, ठीक समय पर मैं तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। भूतनाथ, जैसी आपकी मर्जी, मगर मैं समझता हूं कि राजा बीरेंद्र सिंह के आने में अब विलंब नहीं और उनके आने के साथ ही मेरा मुकदमा पेश हो जाएगा। जिन्न, क्या हर्ज है? मुझे तुम हर वक्त अपने पास समझो और बेफिक्र रहो। भूतनाथ, जो मर्जी। तेज सिंह ने जो छिपे हुए उन दोनों के पीछे जा रहे थे ये बातें भी सुन ली और उन्हें हद से ज्यादा आश्चर्य हुआ। जिन्न और भूत दोनों उस मकान के पास पहुंचे जिसकी छत फोड़ी गई थी और जो तिलिस्मी तहखाने के अंदर जाने का दरवाजा था। भूतनाथ ने कमंद लगाई और उसी के सहारे जिन्न तथा भूतनाथ उसके अंदर चढ़ गए और टूटी हुई छत की राह से अंदर उतर गए। तेज सिंह ने भी उसके अंदर जाने का इरादा किया, मगर फिर कुछ सोचकर लौट आए और उसी कमरे की छत पर चले गए जहां अपने साथियों को छोड़ा था। अब हम पुनः कमरे के अंदर का हाल लिखते हैं। जब माया रानी से तिलिस्मी खंजर छीनकर वो जिन्न कमरे के बाहर चला गया तो माया रानी बहुत ही डरी और जिंदगी से नाउम्मीद होकर सोचने लगी कि अब जान बचाना मुश्किल है। बड़ी नादानी की जो यहां आई। भाग निकलने पर भी धनपत वाली करोड़ों रुपए की जमा
मेरे हाथ में थी। अगर चाहती या आज के दिन की खबर होती तो किसी और मुल्क में चली जाती और जिंदगी भर अमीरी के साथ आनंद करती, मगर दुश्मनी की डाह में वो भी न होने पाया। असंभव बातों के लालच में पड़कर शेर अली खां के घर में वो सब माल रख दिया और उस स्वार्थी और मतलबी ने ऐसे समय में मेरे साथ दगा की। अब क्या किया जाए? मैं कहीं की भी न रही। एक तो अब मुझे बचने की आशा ही नहीं रही, फिर अगर मान भी लिया जाए कि पहले की तरह यदि अब भी राजा गोपाल सिंह मुझे छोड़ देंगे तो मैं कहाँ जाकर रहूंगी और किस तरह अपनी जिंदगी बिताऊंगी? हाय, इस समय मेरा मददगार कोई भी नहीं दिखाई देता। माया रानी इन सब बातों को सोच रही थी और शेर अली खां क्रोध में भरा हुआ लाल आंखों से उसे देख रहा था कि एकाएक कई आदमियों के आने की आहट पाकर वे दोनों चौंके और दरवाजे की तरफ घूम गए। हमारे बहादुर अय्यारों पर नजर पड़ी और सब के सब आश्चर्य से उनकी तरफ देखने लगे। सुबह की सफेदी ने रात की स्याही को धोकर अपना रंग इतना जमा लिया था कि बाग में हर एक गुलबूटा साफ साफ दिखाई देने लग गया था। जब तेज सिंह, देवी सिंह, भैरव सिंह और तारा सिंह कमरे की छत पर से नीचे उतरे और शेर अली खां, माया रानी और उनके आदमियों के सामने जा खड़े हुए, तेज सिंह ने मुस्कुराते हुए माया रानी की तरफ देखा और आगे बढ़कर कहा, केवल राजा गोपाल सिंह ही ने नहीं, बल्कि हम लोगों ने भी उनकी आज्ञा पाकर इसलिए कई दफे तुझे छोड़ दिया था कि देखें न्याय ईश्वर तुझे तेरे पापों का क्या फल देता है। मगर ईश्वर की मर्जी का पता लग गया। वो नहीं चाहता कि तू एक दिन भी आराम के साथ कहीं रह सके और हम लोगों के सिवाय किसी दूसरे या गैर पर अपनी जिंदगी की आखिरी नजर डाले। केवल तू ही नहीं, दारोगा की तरफ देखकर इस नकटे की बदकिस्मती भी इसे किसी दूसरी जगह जाने नहीं देती और घुमा फिराकर घर बैठे हम लोगों के सामने ले आती है। हाँ, ये शेर अली खां एक नए बहादुर हैं जो हम लोगों के साथ दुश्मनी करने के लिए तैयार हुए हैं। शेर अली खां हाथ जोड़कर, नहीं नहीं, मैं खुदा की कसम खाकर कहता हूं कि मैं आप लोगों के साथ दुश्मनी का बर्ताव नहीं रखा चाहता और ना मुझ में इतनी सामर्थ है। मुझे तो इस बदकार ने धोखा दिया। मुझे इसका असल हाल मालूम न था। मैं सुन चुका हूं कि आप लोग बड़े बहादुर और दिल खोल के खैरात देने वाले हैं, इसलिए भीख के ढंग पर अपने उन कसूरों की माफी मांगता हूं जो इस वक्त तक कर चुका हूं। तेज सिंह, अगर तुम्हारा दिल साफ है और आगे कसूर करने का इरादा नहीं है तो हमने माफ किया। अच्छा, आओ और इन दोनों बदकारों को लेकर हमारे साथ चलो। हाँ, ये तो बताओ कि ये पांचों आदमी तुम्हारे हैं या इस दारोगा के हैं? शेर अली खां, जी हाँ, ये पांचों आदमी मेरे ही हैं। तेज सिंह, और भी तुम्हारा कोई आदमी इस बाग में आया या आने वाला है? शेर अली खां, जी नहीं, मगर थोड़ी सी फौज इस पहाड़ी के नीचे नदी किनारे मौजूद है जिसका। तेज सिंह बात काटकर, उसका हाल हमें मालूम है, खैर देखा जाएगा, तुम हमारे साथ आओ। तेज सिंह की आज्ञानुसार सबके सब कमरे के बाहर निकले। माया रानी और दारोगा के लिए इस वक्त मौत का सामान था, मगर लाचार कोई बस नहीं चल सकता था और न वे दोनों यहां से भाग ही सकते थे। तेज सिंह ने भैरव सिंह को कुछ समझाकर उसी बाग में छोड़ दिया और बाकी सभी को साथ लिए हुए अपने स्थान का रास्ता लिया। रास्ते में शेर अली खां से यों बातचीत होने लगी। तेज सिंह, आज की रात केवल हम लोगों के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए भी अनूठी ही रही। शेर अली खां, बेशक ऐसा ही है। जिस राह से मैं इस बाग में आया हूं और यहां आकर जो कुछ देखा जन्म भर याद रहेगा। मैं निश्चिंत होने पर सब हाल आपसे कहूंगा तो आप भी सुनकर आश्चर्य करेंगे। तेज सिंह, हमें सब हाल मालूम है। रास्ते के बारे में हम लोगों के लिए कोई नई बात नहीं है, क्योंकि जिस तहखाने की राह तुम लोग आए हो उसी राह से हम लोग कई दफे आ चुके हैं। रही जिन्न वाली बात, सो वो भी हम लोगों से छिपी नहीं है। शेर अली खां ताज्जुब से, क्या आप लोग बहुत देर से यहां आए हुए हैं? तेज सिंह, देरी से? बल्कि हमारे सामने तुम इस बाग में आए हो। हाँ, तुम्हारे पांचों नौकर पहले आ चुके थे, बल्कि यूं कहना चाहिए कि उन्हीं के आने की खबर पाकर हम लोग आए थे। शेर अली खां, आप लोग हम लोगों को कहां से देख रहे थे? तेज सिंह, सो नहीं कह सकते, मगर कोई मामला ऐसा नहीं हुआ जिसे हम लोगों ने ना देखा हो या जिसे हम लोग ना जानते हो। माया रानी और दारोगा की तरफ इशारा करके, हम लोगों का सामना होने के पहले तक ये दोनों कमबख्त सोचते होंगे कि जिन्न ने पहुंचकर काम में बाधा डाल दी, नहीं तो कमरे की जमीन खुद जाती और सुरंग की राह से तुम्हारी फौज यहां पहुंचकर किले को दखल कर लेती। शेर अली खां, बेशक ऐसा ही है और मैं भी इसका पक्ष लिए ही जाता अगर उस जिन्न ने
चाहे वो कोई भी हो, मुझे कहना दिया होता कि ये माया रानी असल में तुम्हारे दोस्त की लड़की लक्ष्मी देवी नहीं है, बल्कि तुम्हारे दोस्त के दुश्मन हेला सिंह की लड़की मुंदर है। तेज सिंह, मगर ये ख्याल झूठा था, क्योंकि तुम्हारी फौज के आने की खबर हम लोगों को मिल चुकी थी और हम लोग उसके रोकने का बंदोबस्त कर चुके थे। केवल इतना ही नहीं, बल्कि तुम्हारी फौज के सेनापति महबूब खां को हमारे एक अय्यार ने गिरफ्तार करके पहर रात जाने के पहले ही इस किले में पहुंचा भी दिया था। शेर अली खां आश्चर्य से, तो क्या महबूब खां यहां कैद हैं? तेज सिंह, बेशक। शेर अली खां, उफ, आप लोगों के साथ दुश्मनी करना, आप ही अपनी मौत को बुलाना है। तेज सिंह माया रानी की तरफ देख के, बड़ी खुशी की बात है कि आज तुम अपनी दोनों नालायक बहनों को भी इसी महल के अंदर देखोगी। माया रानी ने इसका जवाब कुछ भी न दिया और सिर झुका लिया, मगर भीतर से उसका रंज और भी बढ़ गया, क्योंकि कमलिनी तथा लाडली के यहां होने की खबर उसे बुरी मालूम हुई। तेज सिंह सभी को लिए अपने कमरे में पहुंचे। शेर अली खां के लिए एक मकान दिया गया। दारोगा को कैद खाने की अंधेरी कोठरी नसीब हुई और कमलिनी की इच्छानुसार माया रानी कैदियों की सूरत में महल के अंदर पहुंचाई गई। अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 12वें भाग के 8वें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।